हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग मज़े में हैं, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बिंदास हैं। सो आप लोगों का स्वागत है सतीश बेस्ट फॉर IITs 2023 फिजिक्स वाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गोनोमेटालिक पार्ट 2। सो मैं आप लोगों का दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर महिपाल। सो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उनका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं ऑर्गोनोमेटालिक में। सॉरी। तो सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई ऑर्गोनोमेटालिक में ये इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग एक इंट्रोडक्शन होगा कि इनमें हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा मेटल क्लस्टर्स। मेटल क्लस्टर्स के अंदर क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, मेटल मेटल बॉन्ड निकालना या फिर लो न्यूक्लियरिटी हाई न्यूक्लियरिटी को लेके किस टाइप से इसको डिवाइड करते हैं वो सब देखना हमको, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन की, भाई उन लोग हाई न्यूक्लियरिटी या लो न्यूक्लियरिटी उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिससे हमें पता चलेगा कि और उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे वो मैंने बताया था अभी, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल, ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड, दोनों बेसिस के वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद निकालेंगे हम किस टाइप से मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद हाई न्यूक्लियरिटी के लिए हमारा वाडे रूल आएगा। वाडे रूल के अंदर एक अलग से एक क्राइटेरिया होगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को उसको फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं आइसोलोबल एनालॉजी। आइसोलोबल एनालॉजी में क्या है कि किस टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ ये इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, ये आइसोलोबल सिमिलर टाइप के होते हैं। वो आइसोलोबिलिटी देखेंगे कि लाइक 18 इलेक्ट्रॉन 17 16, उसके अकॉर्डिंग हमारा देखते हैं ऑर्गोनोमेटालिक किस टाइप से रिलेट करेगा, वो सारा हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट हमारा रिएक्शन इन ऑर्गोनोमेटालिक केमिस्ट्री। जिस टाइप से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, सिमिलरली हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी रिएक्शंस होती हैं। तो वो रिएक्शंस में क्या देखते हैं हम कि लाइक एसोसिएटिव मैकेनिज्म है या डिसोसिएट एलिमिनेशन से है या एसोसिएटिव से है या फिर बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर से है या फिर हमारा इंसर्शन माइग्रेशन से है, ठीक है। वो सारा 4 टाइप की रिएक्शंस होगी, वो सूरी डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के पीछे बेनिफिट ये है कि हम लोगों को देखो, ये जब जितना भी हम ऑर्गोनोमेटालिक पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की। इसमें मोस्टली हमें देखना है कॉम्प्लेक्स देखना है। कॉम्प्लेक्स के बाद हमको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता है तो मोस्टली क्या करना है, हमें स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ही देखना है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स में क्या है, देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, स्टेबल है। अब 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो स्टेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को उस प्रोस्पेक्टिव में एक बार लेके जाओगे। देखो आप उस प्रोस्पेक्टिव में लेके जाओगे तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि ये हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हमसे करवाना क्या चाह रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा ये पता है, हमें स्क्वायर प्लेनर है तो उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन रूल ही एज ए 18 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा होने वाला है होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस में हम वन डिस्कस करेंगे आज, विल्किंसन कैटालिसिस। तो विल्किंसन कैटालिसिस का हाइड्रोजनेशन में काम आता है, हाइड्रोजनेशन में काम आता है। उसके अंदर करते क्या है, देखिए वो उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, कौन सी अल्कीन होगी वो फास्ट रिएक्ट करेगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको माइंड में रखना, बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद इसकी कैटालिटिक साइकिल देखेंगे विल्किंसन कैटालिसिस की। लास्ट हमारा होगा मेटलोसिन्स। मेटलोसिन्स में हम देखेंगे फेरोसिन निक्लोसिन्स, 2 पार्ट हम देखने वाले हैं, दोनों का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके बाद हमारे कुछ 1-2 क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे जो सेशन होंगे उस सेशन में हम ऑर्गोनोमेटालिक के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। ऑर्गोनोमेटालिक लास्ट ईयर 2020-22 में लाइक यहाँ से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन 7-8 नंबर का आया था इसमें से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, इसमें से बहुत इजी पार्ट होता है। सारे में क्या देखना, हमें मोस्टली 18 इलेक्ट्रॉन देखना है। उसके बाद छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे चलते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सो यहाँ से आज हमारा, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट। सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेटल क्लस्टर। मेटल क्लस्टर्स को देखने वाले हैं। मेटल क्लस्टर्स के बाद हम क्या देखेंगे, ये मेटल क्लस्टर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक हाई न्यूक्लियरिटी एक लो न्यूक्लियरिटी, LNCC, और दूसरा हमारा होने वाला है HN। हाई न्यूक्लियरिटी लो न्यूक्लियरिटी का इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस, ये मेटल क्लस्टर्स का पूरा देखने वाले हम। उसके बाद हम देखने वाले हैं वाडे रूल, जैसे कैलकुलेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल बॉन्ड में क्या करेंगे, लाइक कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स Fe2CO9
इसके अंदर आप लोगों को बताना है कि Fe और Fe के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये मेटल मेटल बॉन्ड होता है। और फिर एक मेटल के लिए कितने बॉन्ड आते हैं, जैसे इसके बाद ये तो होगा हमारा एल, लो न्यूक्लियरिटी वाले फॉर्मूले से निकल जाए। इसका जब हाई न्यूक्लियरिटी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा कि मेटल जो हमारी मेटल क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। जैसे हमारी 4 या 4 से ज़्यादा मेटल हमारे उसके अंदर होंगी कॉम्प्लेक्स में, तो क्या होगा वहाँ पे हाई न्यूक्लियरिटी लग जाएगा। अब हाई न्यूक्लियरिटी लगे, इसके अंदर ये निकलना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनेगा पक्का। तो ये हो जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड। उसके बाद निकालने वाले वाडे रूल, ये वाडेज रूल, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाडेज रूल के बाद क्या है, आइसोलेबिलिटी, आइसोलेबल एनालॉजी, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत ही शार्पली, बहुत इजी सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि किस टाइप से ऑर्गेनिक के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हम इनऑर्गेनिक के एक कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल से इन कॉम्प्लेक्स से किस टाइप से रिलेट करेंगे कि दोनों ही एक जैसे, जैसे आइसोलेबल का वर्ड से समझो कि एक जैसे हैं, एक नहीं है लेकिन एक जैसे हैं, ठीक है, एक आइसोलेबल एनालॉजी देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला यहाँ से रिएक्शंस इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, reactions in organometallic, रिएक्शंस इन ऑर्गेनोमेटालिक। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, सिमिलर पैटर्न पे ये रिएक्शंस है, बट एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये इजी रिएक्शंस है, ठीक है, इजी रिएक्शंस है। तो इसके 4 पार्ट होने वाले हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, माइग्रेटरी इन्वर्जन, बीटा, यह लिख देता, बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। सो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन है, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इसमें बहुत मतलब रिएक्शंस इजी हैं, इतना नहीं है हार्ड एंड टफ, थोड़ा मतलब इस टाइप से नहीं है कि आप लोगों को लगेगा कि बहुत सारी दिक्कत होनी है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, होमोजेनियस कैटालिसिस है यहाँ पे, जिसके अंदर हम करने वाले हैं विल्किंसन कैटालिसिस को। होमोजेनियस कैटालिसिस में हम देखने वाले हैं विल्किंसन कैटालिसिस को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे आने वाला लास्ट पार्ट होता है निक्लोसिन, निक्लोसिन और फेरोसिन, निक्लोसिन और फेलोसिन, ये 2 पार्ट हमारे यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। इनके बेसिक्स है, जैसे इनमें भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल जो रिंग होती है उसके साथ करके हम किस टाइप से स्टेबल बताते हैं। निकल वाला कितना होगा, जैसे 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये स्टेबल होगा। ये कौन सी स्टेट में, +2 स्टेट, निकल वाला +2 स्टेट में स्टेबल होगा। तो इस टाइप से कुछ पॉइंट्स है जो हमारे माइंड में रहने चाहिए, जिनके बेस पे हम ये फर्दर ऑर्गेनोमेटालिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये सारा पार्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन सारे हम करेंगे। और जितने भी वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, और जैसे प्रीवियस ईयर जिसके क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आने वाले इन फ्यूचर 2023 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठा के सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन आपको मिलेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनो, अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक का पहला पार्ट, मेटल क्लस्टर्स, ठीक है। मेटल क्लस्टर्स में हम क्या देखते हैं, मेटल क्लस्टर्स में हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ मेटल्स, मेटल क्लस्टर्स किसको कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ एटम्स in which direct metal bond प्रेजेंट, ठीक है। सो ये किसको कहेंगे, एक ग्रुप ऑफ एटम जिसके अंदर क्या होगा, डायरेक्टली एक ग्रुप ऑफ एटम्स इन विच देयर मेटल एटम के बीच में एक डायरेक्टली बॉन्ड होगा, ठीक है, डायरेक्ट
bond present in which direct मेटल एटम के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा. सो द फर्स्ट मेटल क्लस्टर इज Mn2CO10. ये हमारा पहला मेटल क्लस्टर है, तो Mn2CO10. तो Mn2CO10 फर्स्ट मेटल क्लस्टर है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए. इसका स्ट्रक्चर होगा Mn CO इसका स्ट्रक्चर है फर्स्ट मेटल क्लस्टर का. ठीक है, पहला मेटल क्लस्टर क्या है, Mn2CO10. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा Mn2CO10 का ये. ठीक है, सो अब इसकी कुछ अब ये मेटल क्लस्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं. सो मेटल क्लस्टर की अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. प्रॉपर्टीज में क्या होगा, देखो पहली बात तो ये है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगी. ठीक है, पहली बात तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगी. प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगी. दूसरी पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या है, हैवियर larger heavier and larger atoms heavier and larger atoms heavier and larger atoms to more metal बॉन्ड. ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ कि जो भी हमारे हैवियर एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर क्या होगा, हैवियर एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मेटल बॉन्ड बनाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, सो ये हमारा हो गया लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो गया और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली पॉइंट भी क्लियर हो गया है. ठीक है, सो यहाँ से हमें मेटल क्लस्टर की बेसिक सी डेफिनेशन का पता चलता है कि ग्रुप ऑफ एटम एक मेटल होगी, उसके साथ ग्रुप ऑफ एटम मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे जैसे कार्बोनाइल या कोई और लिगेंड होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे और उस ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ क्या होगा, मेटल की जितने भी मेटल बॉन्ड बनेंगे वहाँ से उस पूरे सिस्टम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं मेटल क्लस्टर. ठीक है, इस मेटल क्लस्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज में सीधा सीधा है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी. ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी कि तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड उसको डोनेट करने वाले मिलेंगे, सो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. पहला तो ये हो गया हमारा लो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी. दूसरा क्या कहता है कि अगर बड़ी कोई मेटल है हमारी तो उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा तो उसके अंदर उसके अंदर मेटल बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे बड़ी हैवियर और लार्जर हमारा एलिमेंट है कोई तो उसमें जैसे स्पेस ज़्यादा हो जाएगा. जैसे एक छोटी सी चीज़ यहाँ है, तीन चीज़ों को एक जैसे देखते तो एक लाइक एग्जांपल लेता हूँ मैं, लाइक एक जिसका हाइट 5.5 फीट है, एक 6 फीट है, तो वो 6 फीट वाला थोड़ा उसका सराउंडिंग ज़्यादा रहेगा, 5.5 वाले का कम रहेगा, तो उससे ज़्यादा कनेक्शन होगी चीज़ों का. इस टाइप से आप और चीज़ें भी देख सकते हो कि जैसे कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई बड़ी चीज़ है, जैसे एक ये है तो इसके पास अगर चीज़ें लेके आएंगे तो इसमें जगह तो कम है ना, और एक हमारा ये है तो इसमें थोड़ा स्पेस बढ़ गया. ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल क्लस्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल क्लस्टर ये दो टाइप का होता है. एक तो किस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड. एक हैलाइड के बेस पे होता है, कार्बोनाइल के बेस पे होता है. ठीक है, तो हैलाइड के बेस पे जो हमारा कार्बोनाइल के बेस पे होता है, इसके अंदर
लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की होती है लाइक 0+1, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, +3+4 टाइप। सो ये हमारा कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड में होगा तो उसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और ये हमारा कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। सो ये हमारा लिखो इसको, ऑन द बेसिस ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों हमें बता दिया, एक कार्बोनाइल क्लस्टर एक हैलाइड क्लस्टर, ठीक है। और फिर दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ से ये लिख लिया होगा आई होप। सो नेक्स्ट यहाँ से क्या क्या फर्दर इसको क्या करते हैं, फर्दर इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल। सो इसको फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, एक होता है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स एक होता है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। एक लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल। अब आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा कि लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ से इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है मेटल हमारी <<4, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, हाई वाले मेटल <4। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ मेटल्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि किसके अंदर मेटल्स की मतलब नंबर ऑफ मेटल अगर 4 या 4 से कम है तो लो न्यूक्लियरिटी है, और 4 या 4 से ज़्यादा है तो हाई न्यूक्लियरिटी है। तो इनके बेसिस पे हम आगे, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने वाला नेक्स्ट पार्ट है। तो ये हमारा मेटल क्लस्टर का हो गया, मेटल क्लस्टर का क्लासिफिकेशन हो गया, और टाइप्स ऑफ मेटल क्लस्टर हाई ऑन द बेसिस ऑफ पहले कार्बोनाइल कर दिया फिर हैलाइड कर दिया। सो ये हो गया हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हमारा फिर मेटल कार्बोनाइल के अंदर ये दो पार्ट आते हैं, हाई न्यूक्लियरिटी लो न्यूक्लियरिटी, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा एक प्रोसीजर होता है टू कैलकुलेट द मेटल बॉन्ड, ठीक है। तो मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए एक मैं इधर पूरा प्रोसीजर लिख देता हूं, दूसरी तरफ एक मॉलिक्यूल का हम करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला मैं इधर एक बार आपके लिए प्रोसीजर लिख देता हूं कि इसके अंदर किस टाइप से हम मेटल बॉन्ड को करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मेटल बॉन्ड, ठीक है। तो पहला मैं इसका वो क्या बोलते हैं प्रोसीजर लिखता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे होगा, सबसे पहले पॉइंट पे हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम ए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे सबसे पहले, जिसको डिनोट करेंगे हम ए से। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ए के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड और प्लस माइनस चार्ज, ये हमारा होता है ए। अब दूसरा पॉइंट हमारा होता है ए अगर हमारा निकल जाता है तो ए निकलने के बाद बी में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है बी। सो बी इज इक्वल टू n गुणा 18 माइनस ए, ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से b, ये हमारा निकल जाएगा b। तो b निकलने का n गुणा 18 माइनस ए, ये हमारा हो जाएगा b। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मेटल, ये हमारा a है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट निकालेंगे हम, तीसरे पॉइंट में हम निकालते हैं। सो अगर हमारे पास b आ जाता है तो b/2 इज टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, ये आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। और एक पॉइंट हमारा यहाँ से c इज इक्वल टू a बाई n
नंबर ऑफ पर मेटल बॉन्ड। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारे रूल हैं और रूल बेस, ये हमारे 4 रूल हैं। इन चारों रूल के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम जैसे पहला एक एग्जांपल यहाँ क्लियर करके देखते हैं, Mn2CO10। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को इस रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देखेंगे तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि उसके अकॉर्डिंग हमारा किस टाइप से ये, आप इसके अंदर ये रूल अप्लाई करके देखो। रूल अप्लाई करने से हमें मिलेगा कि कैसे हम मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे। ठीक है, कैसे हम मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ से निकालेंगे। सो मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ से क्या किया इन्होंने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ से मेटल कितनी है 2, और मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, Mn में कितना होता है, Mn में कितना होता है 7। तो 2 गुणा 7 जमा कार्बोनाइल 1 2 देता है, टोटल कार्बोनाइल 10 है। तो ठीक है, ये हो जाएगा 14 + 20, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास 34। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 34 आ गए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट, ये पहला पॉइंट यहाँ तक हमारा, इसके ऊपर देखो कोई इस पे चार्ज नहीं है प्लस माइनस का, तो चार्ज नहीं है तो वहाँ यहाँ से ऐड नहीं होगा। सिर्फ ये 2 पॉइंट हमने यहाँ से लिए इलेक्ट्रॉन और डोनेटेड बाई, ये दोनों पॉइंट वहाँ ऐड कर दिए, प्लस माइनस चार्ज का एग्जाम्पल आएगा तब वो देखेंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ दूसरा पॉइंट निकालेंगे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से बी निकालें, पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा तो यहाँ से बी निकालेंगे। सो बी इज इक्वल टू, बी का क्या था n गुणा 18 माइनस ए। सो यहाँ से हमारा n कितना है, नंबर ऑफ मेटल कितनी यहाँ पे, एक मेटल एटम 2, तो 2 गुणा 18 माइनस यहाँ पे ए कितना हमारा, ए कितना है, तो ए यहाँ पे निकल के हमारा 34। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 34 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा कितना निकल के आया 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अगर बी की वैल्यू 2 आती है, यहाँ से बी की वैल्यू 2 आती है, सो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा थर्ड पॉइंट क्या कर रहे हैं हम, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, b/2, दैट मीन्स बी हमारा 2/2 इज इक्वल टू 1, दैट इज मेटल मेटल बॉन्ड। ये हमारे आगे मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हमने लिखा था A/N, A/N कर देंगे तो नंबर ऑफ पर मेटल बॉन्ड आ जाएगा। नंबर 4 से हम देखते हैं नंबर ऑफ पर मेटल बॉन्ड, ए कितना निकला हमारा 34, A/N दैट मीन्स 34/N 2 है, यह आ गया 17। अगर ये 17 आता है, 17 से हमें यहाँ से क्या देखना है, इसको देखने का तरीका समझिए एक बार, कि अगर हमारा 17 है और इसको स्टेबल बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यहाँ से, इसको अगर 1 मिलता है तो 18 हो जाता है। अगर 2 मिले, जैसे इस टाइप से 16 होता तो 2 हो जाता, और अगर यहाँ पे 15 होता तो 3 हो जाता। मतलब 18 कंप्लीट करने के लिए जितने की वैकेंसी है उतना ही मेटल पर बॉन्ड बोल देंगे इसको। तो 1 मेटल पर बॉन्ड, पर मेटल बॉन्ड, 1 पर मेटल बॉन्ड, मेटल बॉन्ड। ठीक है, 1 पर मेटल बॉन्ड यहाँ से निकल के आएगा। और दूसरा एक चीज़ हमने अभी देखी थी, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखाया था, Mn, इसमें सिंगल बॉन्ड ही था, Mn में ये मेटल मेटल बॉन्ड था। और उसके बाद हमने ये इसका स्ट्रक्चर था। तो यहाँ से आई होप आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकलते हैं। किसी भी चीज़ का निकालोगे आप, सभी का इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे लो न्यूक्लियरिटी वालों के ऐसे निकलेंगे। हाई न्यूक्लियरिटी के लिए हम अगला देखेंगे, वो जिसको बोलते हैं वार्डे रूल। ठीक है, सो लो न्यूक्लियरिटी का हम इसके बेस पे किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आप कहो तो एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है Fe2CO9, Fe2CO9। तो उसका देखते हैं, उसके अंदर हमने किस टाइप से लो न्यूक्लियरिटी Fe2CO9 का हम कैसे करेंगे। Fe2CO9, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है
Fe2CO9। कैलकुलेट द मेटल मेटल बॉन्ड और मेटल पर मेटल बॉन्ड, दो चीज़ यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो वह हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हम ए निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मतलब मेटल कितनी, यहाँ से मेटल यहाँ पे कितनी है, 2, और ये कितना देता है हमारा, कितना देता है आयरन, 8। 2 × 8 जमा, ठीक है, 2 × 8 जमा कार्बोनाइल का एक का कितना है, 2, तो 9 कार्बोनाइल हैं, तो 2 × 9 ये हमारा हो जाएगा 16 + 18, दैट मीन्स 34। 34 किसकी वैल्यू निकल के आई, हमारे ए की वैल्यू निकल के आई 34। सो यहाँ से अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हम निकालेंगे बी, दैट मीन्स n × 18, n × 18 माइनस ए। सो n हमारा है 2 × 18 माइनस 34, दैट मीन्स 36 माइनस 34 इज इक्वल टू 2। सो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। सो बी की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास, तो आगे क्या होगा, b/2 इज इक्वल टू मेटल मेटल बॉन्ड होता है तो 2/2, दैट मीन्स 1 मेटल मेटल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, मेटल मेटल बॉन्ड हमारा 1 आ गया यहाँ से, मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 1 निकल के आया। अब यहाँ से हम निकालेंगे c इज इक्वल टू a/n, दैट मीन्स a कितना आया था हमारा 34 डिवाइड बाई मेटल 2, ये वही 17 आ गया। इसको कितने की जरूरत है, 1, तो 1 पर मेटल बॉन्ड आ गया यहाँ, 1 हमारा पर मेटल बॉन्ड आ गया। सो ये हमारा इसका, और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, वो स्ट्रक्चर और बना देते हैं आपके सामने। Fe, ये हो गया हमारा 1 मेटल मेटल बॉन्ड बन गया है। अब इसके बाद क्या करें, Fe C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या होगा, Fe2CO9 का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस टाइप से आप टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना इसको। मेटल मेटल बॉन्ड इसका इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, पर मेटल बॉन्ड इसका इजीली निकाल सकते हैं। इसको देखो आराम से नोट कर लो, मेटल मेटल बॉन्ड और मेटल पर बॉन्ड निकाल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट हमारे आने वाला है हाई न्यूक्लियोरिटी और वाडे रूल, ठीक है, हाई न्यूक्लियोरिटी और वाडे रूल, ठीक है। देखो इसको करें नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है HNCC हाई न्यूक्लियोरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर। सो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हाई न्यूक्लियोरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर के अंदर हमारा होगा वाडेज रूल। अब वाडेज रूल क्या कहता है, वाडेज रूल क्या कहता है, पहले रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद साइड में हम क्वेश्चन करेंगे। सो रूल्स हम लिखते हैं इधर। सबसे क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट्स करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन काउंट्स फॉर इंटरस्टिशियल एलिमेंट्स। इंटरस्टिशियल एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, एटम या एलिमेंट, एटम्स, इंटरस्टिशियल एटम्स। इंटरस्टिशियल एटम के लिए जैसे हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 1, ठीक है, और जैसे कार्बन के लिए होगा 4, नाइट्रोजन के लिए होगा 5। इस टाइप से हम, नाइट्रोजन के लिए 5, इस टाइप से हम क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल का बता देंगे हम, ठीक है। इस टाइप से इंटरस्टिशियल का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ, तीसरा पॉइंट है ईच मेटल यूटिलाइज्ड 12 इलेक्ट्रॉन फॉर नॉन बॉन्डिंग स्केल्टन। इसका मतलब अभी समझाता हूँ क्या होता है। नॉन स्केल्टन बॉन्डिंग का जो भी होगा, नॉन स्केल्टन बॉन्डिंग का जो होगा, नॉन स्केल्टन
नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन का काउंट होगा। ईच मेटल कितना देगी, जब भी हमारा सिंपल मेटल रहेगी सो उसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर जैसे हम 8 मेटल है तो उसको 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसके मतलब मेटल का ही डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर। ऐसे नहीं है कि उसमें मेटल अगर वैलेंस 6 है, 8 है, 7 है तो वो नहीं लेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए अभी ये क्वेश्चन करेंगे जब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग क्या होगा। फिर हम निकालेंगे नंबर 4 पे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट PEC। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट PEC कैसे निकलेगा, TEC माइनस n गुणा 12। यहां से आपका पता चलेगा, ऊपर वाला पॉइंट यहां से क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा PEC डिवाइड बाई 2। ये हमारी एक x वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमारी एक x वैल्यू आएगी। अगर ये x वैल्यू ये हमारी x वैल्यू आएगी। सो अगर ये कुछ रूल्स और लिखता हूं मैं यहाँ पे, इनको अच्छे से लिख लेना। इफ x वैल्यू इज इक्वल टू n माइनस 1, x वैल्यू इज इक्वल टू n माइनस 2 और x इज इक्वल टू n प्लस 1, x इज इक्वल टू n प्लस 2 4 और x इज इक्वल टू n प्लस 1। एक तो हमारा n प्लस 1, n प्लस 2 और n माइनस 1 से आएगा ये n पे, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n प्लस 3 और x इज इक्वल टू n प्लस 4। ये सारे पॉइंट्स होंगे। अगर ये वैल्यूज कैसे आएंगे बताता हूँ आपको। जैसे x की वैल्यू आई, अगर x n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल्स, ठीक है। इधर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल्स। अगर हमारी ये फाइनल वैल्यू मेटल में से एक घटा रही है, मतलब मेटल हमारी 6 है और ये हमारी 5 आ रही है, तो n-1 है। अगर ये n-1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सुपर क्लोजो। दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, ये हमारी हो जाएगी सुपर क्लोजो। अगर हमारी वैल्यू n आती है तो ये हो जाएगा हमारा हाइपर क्लोजो। अगर हमारी वैल्यू n आती है तो हो जाएगा हाइपर क्लोजो, और n+1 है सो हमारी वैल्यू हो जाएगी क्लोजो, और n+2 है तो ये हो जाएगी नीडो, और n+3 है तो ये हो जाएगी एरेकनो, और ये हो जाएगी हमारी लास्ट क्या हो जाएगी, n+4 है तो हो जाएगी हाइपो। सो ये आप लोगों का रूल्स हैं, और इस रूल्स के बेस पे हम देखते हैं, रूल्स के बेस पे एक एग्जांपल लेके देखेंगे और उस एग्जांपल से सारी चीज़ क्लियर करते हैं। पहले मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे रूल्स हैं, तो इसमें रूल्स के बाद एक एग्जांपल हमारा ये लेते हैं हम, RH6CO10 CO16 RH10CO16, ये हमारा एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल के बेस पे सारी चीज़ें क्लियर करते हैं कि किस टाइप से हमारा क्वेश्चन है, क्यों ये हमें पूछते हैं और कैसे इसको हमें करना है, ठीक है, कैसे हमें इसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इस एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा, तो एग्जांपल में हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखो रिहेनियम मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट में हम क्या कर लिए, 9 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल मेटल है 6, 9 × 6 प्लस 16 गुना 2, सो ये होगा 6 × 54 जमा 32, तो टोटल हमारा आ गया 86। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आ गए, 86। अब 86 तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट 86, पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन काउंट इंटरस्टिशियल एटम इसमें कुछ है नहीं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस टाइप तो कुछ है नहीं, उसका कोई काउंट इसमें लेना नहीं है। मतलब इसके अंदर इंटरस्टिशियल एटम भी आ जाता है, जैसे जरूरी नहीं कार्बोनाइज रहे, उसके साथ हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस टाइप से इंटरस्टिशियल एटम कोई भी आए तो उसका कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, उसकी वैलेंसी के इक्वल होता है, वैलेंसी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ईच मेटल यूटिलाइज 12
फॉर नॉन स्केलेटन बॉन्डिंग। नॉन स्केलेटल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट है। नॉन स्केलेटल बॉन्डिंग का मतलब ये है कि प्रत्येक मेटल 12 का देगी हमारा नॉन स्केलेटल बॉन्डिंग। तो ये क्या करा, अब यहाँ से निकालेंगे पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट, पीईसी निकालेंगे यहाँ से। दूसरे पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं पीईसी, ये हो गया टीईसी, सीधा सीधा टीईसी पीईसी निकालेंगे तो हमारा पीईसी का फॉर्मूले में क्या लिखा, देखो इधर टीईसी माइनस एन गुणा 12। दैट मीन्स क्या हुआ, टीईसी हमारा 86 माइनस एन कितना है, यहाँ पे मेटल कितनी है 6, 6 गुणा 12, 6 गुणा 12 दैट मीन्स 86 माइनस 72 72। तो 72 में कितना जोड़ा जाए कि 86 हो जाए, 72 में कितना जोड़े 86, इसमें 14 जोड़ेंगे। सो यहाँ डिफरेंस आ गया दोनों का 14। सो पीईसी आ गया हमारा। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, एक्स की वैल्यू क्या होगी पीईसी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी पीईसी डिवाइड बाई 2। सो एक्स इज इक्वल टू पीईसी की वैल्यू आई 14 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7। अगर हमारे पास x की वैल्यू 7 है और हमें क्या, ये फॉर्मूला क्या कहता था, x इज इक्वल टू n, मेटल कितनी है 6 और यहाँ वैल्यू कितनी है 7, तो ये n+1 इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 6 है और +1, दैट मीन्स ये आ गया हमारा 7 हो गया। सो ये रिवर्स क्रॉस चेक भी हो गया कि हमारा 7 किस टाइप से, n+1 आ गया। तो हमारा ये कौन सा फॉर्मूला बैठता है n+1 के अंदर, इनमें से हमारा ये वाला फॉर्मूला बैठता है n+1 के अंदर। दैट मीन्स ये जो गिवन मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा क्लोजो। ये कैसा है, क्लोजो स्ट्रक्चर है। बहुत सही से आप लोगों को ये समझ में आएगा किस टाइप से क्लोजो को निकालते हैं। इसी टाइप से अगर हमारा यहाँ पे n-1 आए, अगर यहाँ पे कितना आ जाता 5 आ जाता x की वैल्यू अगर 5 आती तो हमारा हो जाता सुपर क्लोजो। अगर x की वैल्यू हमारी 6 + 3 9 आ जाती तो इसको बोलते हैं हम एरेकनो। और ये अगर हमारी ये वैल्यू आ जाती 6 + 2 8 वैल्यू आती x की तो हमारा हो जाता नीडो। अगर x की वैल्यू हमारी 9 होती, नहीं 6 + 4 10 होती तो हमारा वैल्यू हो जाती, इसको बोलते हैं हम हाइपो। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को बहुत सही से क्लियर हो गए होंगे। दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आने के चांस हैं। इनको बहुत सही से अगर आप लोग करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको नोट कर लो सही से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट टाइम इसके अंदर देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके देखेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें आप लोगों का एक पॉइंट बच गया था, वो भी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल है हमारा ओस्मियम 5 कार्बन CO, ओस्मियम 5 कार्बन CO15, ओस्मियम 5 कार्बन CO15। तो ओस्मियम का यहाँ से आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट पता होना चाहिए। सो ओस्मियम का यहाँ से वैलेंस पहले निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे तो ओस्मियम का कितना होगा 5 × 8, यहाँ से आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को एक सेकंड पॉइंट लिखवाया था, सेकंड पॉइंट में क्या बताया था, सेकंड पॉइंट में बताया था अगर हमारे पास कोई भी इंटरस्टिशियल एटम है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ये, तो सो कार्बन का मैंने वैलेंसी के लिए बताया था आप लोगों को। तो यहाँ सीधा सीधा कार्बन का कितना जोड़ देंगे हम 4 प्लस कितना हो जाएगा, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल 1 कार्बोनाइल 2 देता है, 15 कितने देंगे तो 2 × 15 30 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 + 4 + 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 74। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया हमारा 74। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारे पास 74 आ गया। सेकंड पॉइंट में हमें क्या करना था, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि टोटल उसमें से हम इसके पॉली इलेक्ट्रॉन PEC निकालो। अभी यहाँ से PEC निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस n × 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा 74 है, माइनस n कितना है, मेटल कितनी है 5 × 12। ठीक है, तो 74 - 60 वैल्यू कितनी आई हमारी 14 निकल के आई। 14 यहाँ से वैल्यू आई PEC की। तो अब हमारा क्या है, x इज इक्वल टू PEC
डिवाइड बाई 2 है, दैट मीन्स 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 7। सो यहाँ से x इज इक्वल टू n प्लस 2 हो रहा है, दैट मीन्स 5 प्लस 2 7। 5 is number of metal that is n, नंबर ऑफ मेटल दैट इज n है, तो 5 प्लस 2 n प्लस 2 हो गया। सो रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, n प्लस 2 के अंदर क्या होएगा, n प्लस 1 में हमारा होता है अर्कन, n प्लस 2 में क्या होगा नीडो, n प्लस 2 में देखो n प्लस 2 में हमारा होगा n प्लस 2 में नीडो। सो ये वाला कंपाउंड हमारा क्या हो गया, n प्लस 2 का क्या हो गया, ये हमारा नीडो। सो आज लोगों को जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा ऑर्गेनोमेटालिक में इतना नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को नीडो, अर्कनो, हाइपो ये सब ऐसे ही लग रहा होगा। बट यहाँ से ये रूल बेस आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये रूल है, ये फिक्स रखना आप, और सीधे सीधे कैलकुलेशन का एक बेसिक सा फार्मूला है। जैसे हम लोग लाइक कोई भी सिंपल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ये, इसमें कोई ज़्यादा बड़े इश्यू वाली बात थोड़ी है। तो ये हमारा हो गया अर्कनो, ये नीडो निकल कॉम्प्लेक्स निकल के आया। सो ये आप लोग नोट करो। नीडो के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा हम देखते हैं, ये दोनों ही हमारे क्लियर हो गए हैं, दोनों ही रूल क्लियर हो गए, हाई न्यूक्लियरिटी और लो न्यूक्लियरिटी का, ठीक है। ये दोनों रूल हमारे कवर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होने वाला है, नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है आइसोलोबिलिटी। अब आइसोलोबिलिटी के अंदर मैं आप लोगों को पहले तो सिंपल सा एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग ओवरव्यू भी दे देता हूँ आइसोलोबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला आइसोलोबिलिटी। सो आइसोलोबिलिटी में क्या होता है कि सेम नहीं है सिमिलर है, सेम नहीं है सिमिलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला आइसोलोबल एनालॉजी, आइसोलोबल एनालॉजी, ठीक है। सो एनालॉजी, आइसोलोबल एनालॉजी के अंदर क्या कहता है कि सेम नहीं है सिमिलर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सेम नहीं है सिमिलर का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हमें दे रखा वो तो नहीं है, बट उसके जैसा है, ठीक है। उसके जैसा किसके बेस होगा, तो आइसोलोबिलिटी हम जब भी देखेंगे तो मोस्टली इसमें हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ वैलेंस, जैसे इसका वैलेंस जैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, तो उसकी वैलेंसी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, जैसे कार्बन की वैलेंसी प्लस हाइड्रोजन जैसे CH4 दे रखा हमें, ठीक है। तो CH4 में कितना होगा, कार्बन का 4 और प्लस 4 वो 8 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हुआ इसका 8। अगर CH4 का 8 है, जैसे उसका ऑक्टेट देखेंगे तो इसका 18 देखेंगे, ठीक है। उसके ऑक्टेट में जितनी कमी रहेगी, जैसे दूसरा हम देखेंगे CH4 के बाद CH3 के देखेंगे, CH2 का देख लेंगे, CH का देख लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है PYQ में। सो एक टेबल मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि किस टाइप से CH4 आइसोलोबिलिटी को हम टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आइसोलोबिलिटी की पहला मैं पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ टेबल के अकॉर्डिंग कि भाई जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं सल्फर का जैसे हमारा, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉस्फोरस का। अब इनकी आइसोलोबिलिटी के देखेंगे तो हम देखेंगे, देखो MnCO5 एक कॉम्प्लेक्स हमारा, COCO4 हमारा कॉम्प्लेक्स, दूसरा हमारा क्या है FeCO4 है, और OSCO4 है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा COCO3 है, CO3 है। एक तो हमारा ये है, इसके एनालिसिस हम इधर करेंगे। दूसरी हमारी टेबल होगी ठीक है, CrCO6, MnCO5, FeCO4,
ये दो आपके सामने मैंने टेबल बनाई है, दोनों ही टेबल से हम देखेंगे आइसोलेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों से ही हम देख देख के बताते हैं। तो किस टाइप से आइसोलेबिलिटी को देखेंगे, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है, पहले पॉइंट में हम देखते हैं, देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये सारे क्या है, हेलोजन है, ठीक है, सारे के सारे हेलोजन हैं। सो हेलोजन के अंदर क्या होता है, हेलोजन में क्या क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो यहाँ से वैलेंस में कितने पहुँच गए इसके, यहाँ से आगे 7, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ऑक्सीजन सल्फर, तो ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है 6, तो सल्फर में भी 6 हमारा। और तीसरा हमारा फॉस्फोरस है, जो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फॉस्फोर, तो इसका कितना होता है 5, ठीक है। अब ये सब देखने के बाद हमें देखेंगे इधर से देखते हैं, इनमें कैलकुलेट करते हैं, तो Mn का बैलेंस कितना होता है 7, Mn का बैलेंस कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 प्लस 5, Mn का 7 5 और कार्बोनाइल 5 है, तो एक कार्बोनाइल अगर हमारा 2 देता है तो 5 कार्बोनाइल कितने हो जाएंगे 10, तो ये कितना आ गया हमारा 17। सो ये जो लास्ट का हमारा 7 से जैसे 18, वो 8 होने में, वो ऑक्टेट होने में 1 की ज़रूरत है, ये 18 होने में 1 की ज़रूरत है, तो ये आइसोलेबल है कि नहीं है, सिमिलर हैं लेकिन सेम नहीं है, सिमिलर हैं बट सेम नहीं है। सो ऐसे इसका देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का हमारा कितना होता है, ये CO कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल है अंदर वाला, वो बाहर वाला CO कोबाल्ट है, अंदर वाला कार्बोनाइल है। सो CO में कितना हो जाएगा इसका 9, वैलेंसी कितनी है 9, और प्लस ये कार्बोनाइल कितना है 4 दूनी 8, ये भी कितना हो गया 17। सो ये हेलोजन के सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, हेलोजन के सिमिलर हुआ कि नहीं है, तो आइसोलेबल टू हेलोजन है कि नहीं है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन डाल के देगा, कोई भी ऐसे कंपेरेटिव में डाल के बता देगा कि इनमें से कौन से आइसोलेबल हैं, कौन से आइसोलेबल नहीं है। सो वो आपको वहाँ से करना है। दूसरा हमें क्या देखना है, सल्फर के आइसोलेबल इनको पूछ रहा है, सल्फर में कितना 6, ऑक्सीजन में 6, तो यहाँ से देखो Fe का कितना हो जाएगा, जिसका देखते हैं हम Fe का कितना हो जाएगा 8, और प्लस यहाँ से कार्बोनाइल कितने 8, तो कितना आ गया हमारा 16। सो इसके अंदर दो इसको अगर हम 2 देते हैं यहाँ पे 6 को, इसको सल्फर को 2 दे देते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसको 2 दे देंगे तो इसका 18 कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑर्गेनोमेटालिक के कॉम्प्लेक्स है, इनको 18 बनाना है, उनको ऑक्टेट बनाना है, तो वहाँ से हम आइसोलेबिलिटी देख सकते हैं। सिमिलरली ओस्मियम का देख लेंगे तो इसका भी सिमिलर 9 प्लस नहीं 8 प्लस, ऑस्मियम भी हमारा 8 है, 8 प्लस 4 8 2 8, ये भी हमारा 16 है, तो इसकी भी 2 की ज़रूरत है। ऐसे ही फॉस्फोरस का देखें तो यहाँ पे 3 की ज़रूरत है, 5 है, सो ये हमारा 15 बनेगा। 15 कैसे बना, कोबाल्ट में कितना हमारा, कोबाल्ट में 9, यहाँ पे देखो 9 प्लस 3 2 6, ये हमारा हो गया 15, ये हमारा कितना आ गया 15 का मतलब है इसको अगर 3 मिल जाए तो ये अपना 18 इलेक्ट्रॉन रूल पूरा कर ले, इसको 3 मिल जाए तो ये हमारा ऑक्टेट पूरा कर ले, तो ये सिमिलरिटी है, इसी को बोलते हैं आइसोलेबिलिटी। इसके बाद यहाँ पे इरिडियम का भी ऐसे ही है, 6 9 प्लस 6, यहाँ पे भी हमारा 15 ही काउंट आता है, 15 काउंट आता है, तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, फॉस्फोरस के। सो एक सिमिलरिटी तो हमने यहाँ से देख ली, इनऑर्गेनिक के साथ किस टाइप से हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आइसोलेबल है। दूसरा हम यहाँ से क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं जैसे CH4 है, CH4 में वैलेंसी काउंट करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, जैसे यहाँ से हम CH4 का अगर काउंट करें, CH4 के अंदर कार्बन का कितना होता है 4, और 4 हाइड्रोजन है, टोटल हो गया इसका 8, ठीक है। अगर हमारा कंप्लीट है तो ये हो जाएगा हमारा Ml6 का क्या होता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, इसका एग्जाम्पल यहाँ से देखें, क्रोमियम CO6। सो अगर इसका आइसोलेबल क्यों हुआ, देखो इसके अंदर आइसोलेबल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे काउंट किए तो 8 हो गए, अगर इसका करते हैं, इसका करेंगे तो क्रोमियम में हमारा होता है 6, और प्लस यहाँ से कार्बोनाइल 1 2 रह रहा है, ये हो जाए 2 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 12, दैट मीन्स 18। सो इसका 18 है और इसका हमारा 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये आइसोलेबल है, आपके सामने इसका आइसोलेबल ये हो गया। दूसरा हमारा CH3 वाला देखें तो CH3 में कितना है, यहाँ से टोटल हमारा निकल गया 4 प्लस 3 7 है, और यहाँ से निकालें तो 7, यहाँ से निकालें हम तो 7 प्लस 10, ये हो गया 17। सो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए, और उसको भी ऑक्टेट, इसको 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 चाहिए, और उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम CH2 का देखेंगे, ये CH का क्वेश्चन आपका आया हुआ था पहले भी बहुत एग्जाम में, तो इसी में से क्वेश्चन आया हुआ था, आप देखोगे अच्छे से करके। इसका कितना CH2 का 4 प्लस 2 6, सो इसका हमारा 16 हो जाएगा,
8 प्लस 8 16 है। तो ये इसका आइसोलोबल हो गया, ठीक है। ये इसका आइसोलोबल हो गया, ये इसका आइसोलोबल, ये इसका आइसोलोबल और ये इसका आइसोलोबल। तीसरा हमारा क्या, सी एच का कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, और यहाँ से कितना निकलेगा कोबाल्ट का 6, ये 15 हो जाएगा। 9 + 6 15, 5 15, तो ये इसका आइसोलोबल है। तो इस टाइप से आप लोग अपना आइसोलोबल एनालॉजी देख सकते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ऑर्गेनोमेटालिक की। तो इसमें आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, इसको अच्छे से समझ लो, इसमें कोई देखो सही से कि कहीं कोई डाउट है क्या, आप लोगों को कहीं कोई डाउट है या नहीं, देखो इसको। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो उसके अंदर क्या देखने वाले हैं, आई होप ये आपका क्लियर हो गया है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, रिएक्शंस इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन 4 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा हमारा होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, और तीसरा पार्ट हमारा होता है, तीसरी रिएक्शन हमारी होती है, तीसरी हमारी है तीसरी हमारी रिएक्शन होने वाली है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन माइग्रेटरी इंसर्शन, और चौथा हमारा होता है बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। ये 4 टाइप की हमारी ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस हैं। तो चारों टाइप की रिएक्शन 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, और भी हमें पता होना चाहिए एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, ये एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, और ये दोनों एक होती है हमारी, एक इसको बिलोंग करती है, एक इसको बिलोंग करती है। रूल दोनों के चारों में से 2 ही टाइप के रूल बनेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले, सबसे पहले हमारी होने वाली यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सो फर्स्ट वन हमारी होने वाली ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, उसके बाद इसके पहले इसके कुछ पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। सो पहले क्या है, इसके कंडीशंस क्या होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीजन बताएंगे क्यों होना चाहिए ऐसा। मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, और मेटल शुड बी अनसैचुरेशन। मेटल कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेशन होनी चाहिए, मतलब ये मेटल है, इनमें से ये कंडीशन होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेशन, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटली सैचुरेशन, ठीक है। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेस होना चाहिए एडिशन का, ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब इसमें जगह तो हो, इसमें तो जगह नहीं है, चारों तरफ से कवर है हर टाइप से, तो इसमें जगह नहीं है। तो इसलिए ये होगा, ये फास्टर होगी, ये फास्टर होगी, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को फॉलो करती है। ये स्लो होगी, ये स्लो होगी। तो ये भी आपको बताएंगे एक बार कैसे होती है स्लो और फास्टर। सो इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, ऑक्सीडेटिव एडिशन का एग्जाम्पल हम ले, सो देखिए एक एग्जाम्पल अगर आप इसका करके दिखाते हैं, तो एग्जाम्पल में एक CP हो गया हमारा PR3, अगर इसके अंदर मिथाइल आयोडाइड हम लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है CO PR3 PR3।
तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का। सो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या कहता है कि पहले तो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तभी तो दूसरे लिगेंड्स को ले पाएगी। अगर वो पहले ही हाई ऑक्सीडेशन, तो दूसरा क्या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तभी तो निकालेगी इसको, मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट घटाएगी, इसकी वजह से घटने के बाद उसके साथ स्पेस आएगा तो फिर ये दूसरे लिगेंड इसके ऊपर अटैक करेंगे। सो इसके अंदर क्या देखो इजीली आप इसको समझ सकते हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट। दूसरा क्या है कि ऑक्सीडेशन, ये मेटल शुड बी इन कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेशन लेवल में होना चाहिए। कि देखिए अगर पहले से ही उसके ऊपर इतना सारा सैचुरेशन है, एक मेटल के ऊपर इतने सारे लिगेंड्स पहले से लगे हुए हैं, उसके बाद स्पेस नहीं है, तो उसके अंदर स्पेस ही नहीं होगा तो कहाँ से अगर अगला लिगेंड आके अटैक करेगा तो वो अनसैचुरेशन में होगा, तो वहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी। अगर कहीं सैचुरेशन होगा तो वहाँ रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। पहला हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसको अच्छे से समझ लो और इसके कुछ पॉइंट्स और नेक्स्ट रिएक्शंस के पॉइंट्स लिखते हैं हम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हमारे, दूसरी रिएक्शन रिडक्टिव एलिमिनेशन है। सो पहले इसको नोट कर लो एक बार, फिर नेक्स्ट कर दे, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है रिएक्शन नंबर 2, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या कहती है? सो रिडक्टिव एलिमिनेशन की सबसे पहले हम कंडीशंस लिख लेते हैं। रिडक्टिव एलिमिनेशन की कंडीशंस कौन कौन सी है वो लिखते हैं। रिडक्टिव एलिमिनेशन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये ऑक्सीडेटिव एडिशन की जस्ट उल्टी है, रिवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट मतलब इसके अंदर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, इसमें मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगी, जस्ट रिवर्स उसमें होगा। दूसरा क्या है इसके अंदर, एडिशन रिडक्ट जो एलिमिनेशन होगा, द लिगेंड शुड बी इन सिस फॉर्म। क्या होगा कि जो हमारे लिगेंड एलिमिनेट होंगे तो वो एक दूसरे के सिस होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, हैवियर लिगेंड प्रेजेंट ऑन द मेटल। क्या होगा कि बड़े लिगेंड है उसके अंदर ऑलरेडी, जैसे उसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन बताया था, वैसे इसमें उस पर भारी भारी लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो वो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो हैवियर लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। और ये हमारे कुछ बेसिक से पॉइंट्स हो गए, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये पॉइंट्स के बाद हमारा एक पॉइंट और आता है, नंबर 4 क्या है, फाइनल प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। इसका कहने का मतलब हुआ फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टेबल हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स नोट करो। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कैसे रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, ठीक है। सो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, PD, ये एक दूसरे के सिस हैं, CH3 और PD के ऊपर एक फॉस्फोरसिया है, ठीक है। फॉस्फोरस के ऊपर हमारे प्रेजेंट है PH, रिडक्टिव एलिमिनेशन DMSO सॉल्वेंट की प्रेजेंट में, DMSO सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये PD है हमारा, और इसके बाद ये हमारा फाइनल रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा। नोट कर लो, इस टाइप से जितने भी रिडक्टिव एलिमिनेशन के और एग्जांपल हो गए आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिडक्टिव एलिमिनेशन से हमें क्या मिला, इसके साथ प्लस में हमें मिला CH3। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिला, स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट है। और ये दोनों एक दूसरे के सिस में है।
एक दूसरे के सिस में रहेंगे, ये कंडीशन है, और ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हाई से लो में जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप, ये हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद एक एग्जांपल और इसका लेके देखें, एक एग्जांपल और दिखाते हैं जिसमें दोनों ही केस हमारे कवर हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन दोनों ही क्लियर हो जाते हैं। सो वो केस और आपको एक बार दिखा देते हैं किस टाइप से दोनों क्लियर होंगे। मान लो कि हमारे पास एक इरिडियम है आई आर इरिडियम मेटल है, और इसके साथ लिगेंड है आयोडीन मिथाइल PPS3 में PPS3, ठीक है। इधर हमारा हो रहा है एक, और एक हमारी कंडीशन इधर आ रही है, ये हो रहा है रिडक्टिव एलिमिनेशन, और इधर हो रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। एक रिडक्टिव एलिमिनेशन है, और ये किस में, +4 से +4 में, किस दोनों तरफ किस में जाएगी, ये +4 से। अब इसके अंदर क्या करें, इधर ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर, ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर इसका क्या बनेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर क्या बनेगा, हाँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में इसका क्या होगा, ये है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन मिथाइल आयोडाइड का, और इधर था क्या हमारा इरिडियम +2 स्टेट से, +2 स्टेट से किस में गया था, फिनाइल PPS3, और इधर था हमारा 2 R ग्रुप थे, मिथाइल 2 R ग्रुप थे मिथाइल। तो देखो ये हो गया हमारा। और अब इससे रिडक्टिव एलिमिनेशन से, रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका होगा, वापस से हमारा C2H6, ये है हमारा IR+2, दोनों एक दूसरे के साथ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इधर है हमारा मिथाइल ठीक है। सो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि एक साथ दोनों रिएक्शंस की क्या क्या कंडीशंस यहाँ फॉलो हो रही है। सो पहले यहाँ पे एक सिंपल सा हमारे पास था जो +2 लो ऑक्सीडेशन स्टेट में था। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ क्या था, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या था, देखो सबसे पहले कंडीशंस यहाँ फॉलो करते हुए थे। लो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इरिडियम का एक कॉम्प्लेक्स था। अब इरिडियम के कॉम्प्लेक्स में हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन किस लिए, इसका वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लो है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटली एनसेचुरेशन भी है, मतलब जगह भी है इसके अंदर कहीं से अटैक करने के लिए। तो यहाँ से मिथाइल आयोडाइड इसके ऊपर अटैक करता है, मिथाइल आयोडाइड इसके ऊपर अटैक करता है। सो मिथाइल आयोडाइड अटैक करने के बाद ये हमारा हो जाता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब ये हमारा जो है ना, ये हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए क्या हमें चाहिए था, कॉम्प्लेक्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहाँ किस में है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में, +4 में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो ये कंडीशन होगी हमारी रिडक्टिव एलिमिनेशन की, ये हमारी होगी रिडक्टिव एलिमिनेशन की कंडीशन। इस कंडीशन में हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, और ये हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलता है स्टेबल, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हमारी 2 रिएक्शन कंप्लीट होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, ये जब तक समझ लो पूरा एक ही एग्जांपल के अंदर दोनों को कवर किया है। दूसरा हमारा है माइग्रेटिव इंसर्शन। अब माइग्रेटिव इंसर्शन के अंदर नेक्स्ट हमारी होने वाली है माइग्रेटिव इंसर्शन, माइग्रेटिव इंसर्शन, ठीक है, माइग्रेटिव इंसर्शन, माइग्रेटिव इंसर्शन। सो माइग्रेटिव इंसर्शन में देखो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स एक समझा देते हैं। जैसे ये है हमारा एक
ये है हमारा, अगर ये मॉलिक्यूल ये हमारा एक्स माइग्रेट करके यहाँ आ जाता है, सो एम के ऊपर ये एक वैकेंट साइट बनाता है, और ये हमारा वाई है और ये एक्स है, ठीक है, ये वाई और एक्स है। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर क्या देख रहे हैं, फिर इसके अंदर कोई लीगेंड ऐड होता है प्लस लीगेंड, सो वो लीगेंड आ जाता है मेटल के यहाँ पे वैकेंट साइट पे, और वाई यहाँ है और एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करता है, अगर हमारा वाई इज इक्वल टू सी ओ हो, कार्बोनाइल हो, या फिर सी डबल बॉन्ड सी, ये हमारे वाई की जगह हो सकते हैं, और मेटल हमारी कोई भी हो सकती है, और एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया, ये सब कुछ हमारा एक्स की जगह प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये यहाँ से मूव करके मतलब इस पोजीशन से इस एक साइट को वैकेंट करके दूसरी साइट पे चला जाना, यही हमारा गलत है माइग्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके पॉइंट्स लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे Mn हमारा मेटल है, और Mn मेटल के साथ जैसे CS3CO, एक CO ये है, एक CO ये है, ये हमारा मेटल के साथ। अब इसमें माइग्रेशन और इंसर्शन कैसे होता है, देखो, अगर मैं यहाँ से, ये हमारा Mn है, ये एक C डबल बॉन्ड और CS3, और इधर का हमारा CO ऐसे कैसे प्रेजेंट है, एक CO ये है, एक CO ये है, एक CO ये है, बट ये वाला CO था, ये यहाँ से माइग्रेट करके ऊपर चला जाता है CS3 के यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, यहाँ जाके ये माइग्रेट करके यहाँ इंसर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में C13CO और आता है, एक नेक्स्ट स्टेप में एक C13CO आता है। तो C13CO हमारा क्या कहता है, C13CO क्या कहता है, देखो पहले स्टेप में क्या किया था कि यहाँ से माइग्रेट करके CS3 के बीच में इंसर्ट हो गया, तो माइग्रेटरी इंसर्शन हो गया। अब क्या करें कि जो वैकेंट साइट होते हैं, नया लिगेंड यहीं पे आ गया, इसको कैसे कंफर्म किया हमने कि जैसे CO है, कार्बोनाइल है सारे के सारे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कार्बोनाइल में पता नहीं कौन सा इंसर्ट किया था, कौन सा माइग्रेट किया था। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पे सहारा लेते हैं किसका, इसका C13 का। C13 से क्या हो गया कि कार्बन हमारा C13 है, इसको ट्रैक करेंगे NMR या स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, ठीक है ना। सो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा हमें, MnCOCS3, ठीक है। सो यहाँ पे C13CO वाला, ये वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सो ये कंफर्म करता है कि हमारा, ये कंफर्म करता है कि हमारी वैकेंट साइट के ऊपर आने वाला लिगेंड ही होगा, वैकेंट साइट पे आने वाला लिगेंड ही होगा। तो इसको आप लिखो, ये बहुत सही पॉइंट है। इसके कुछ पॉइंट्स लेते हैं उसके बाद, कि आने वाला लिगेंड हमारा C13O कहाँ पे आया है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिखवा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, पहला पॉइंट है, टू ग्रुप्स इन माइग्रेटरी इंसर्शन शुड बी सिस या सिन पेरिप्लेनर, सिस या सिन, सिस टू ईच अदर, सिस टू ईच अदर, एक दूसरे के सिस में होने चाहिए। जैसे अभी बताते हैं सिस में कैसे, ठीक है। एक तो ये होना चाहिए, दूसरा क्या है, वैकेंट साइट शुड बी फिल्ड बाई इनकमिंग लिगेंड। जो हमारी साइट खाली हुई थी वो आने वाले लिगेंड से ही भरी जाए। दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं तो नेक्स्ट हम देखने वाले किस टाइप से, माइग्रेशन वर्सेस इंसर्शन। माइग्रेशन वर्सेस इंसर्शन, इसको कैसे क्लियर करेंगे आप देखो। माइग्रेशन वर्सेस इंसर्शन, इसके अंदर क्या है, इसका एक रूल बताएंगे कि माइग्रेशन कहाँ होगा, इंसर्शन क्या होगा, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं MnCO CS3CO, जैसे ये हमारी साइट
वेकेंट है, ठीक है। सो इसके अंदर ये साइट वेकेंट है और इसकी तो ये सारी कंडीशन है। तो ये सारी कंडीशन देखो, ये वैकेंट साइट हो सकती है, ये वैकेंट साइट हो सकती है, ये वैकेंट साइट हो सकती है, इस टाइप से बन सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि माइग्रेशन हुआ है या इंसर्शन हुआ है। इस चीज़ का पता करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लिख लो, ANM रूल। ANM रूल क्या कहता है, अगर एनआइन न्यूट्रल की तरफ माइग्रेट करता है, एनआइन न्यूट्रल माइग्रेशन, एनआइन न्यूट्रल माइग्रेशन, ये ANM रूल है। एनआइन न्यूट्रल माइग्रेशन कहने का मतलब क्या कहता है, अगर एनआइन लिगेंड कहाँ से गोज टू न्यूट्रल, अगर एनआइन लिगेंड कहाँ से गोज टू न्यूट्रल लिगेंड, देन दिस इज कॉल्ड, इफ anion ligand goes to neutral ligand, then this is called migration। ये हमारा माइग्रेशन करेगा ANM रूल, और इससे रिवर्स हो गया तो इंसर्शन कहलाएगा। तो ये दोनों का बता दिया, माइग्रेशन वर्सेस इंसर्शन। सो यहाँ से हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है, माइग्रेशन वर्सेस इंसर्शन, ठीक है। तीसरी रिएक्शन यहाँ से हमारी कंप्लीट होती है, और ये हमारा ये वाला रिएक्शंस के अंदर ओनली वन पार्ट बचता है, और वो कौन सा पार्ट, हमारा लास्ट पार्ट, हमारी लास्ट टाइप की रिएक्शन कौन सी है, बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर। इसको आप नोट करो जब तक। बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर में हम लोग क्या देखते हैं, बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर, ये माइग्रेटरी वर्सेज इंसर्शन हो गया ना। ANM रूल क्या कहता है, एनाइन न्यूट्रल माइग्रेशन। अगर एनाइन न्यूट्रल के पास जा रहा है तो उसको हम माइग्रेशन कहेंगे। क्या प्रॉब्लम है इसमें कोई, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा होने वाली है रिएक्शंस के अंदर बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर। फोर्थ वन है बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर। बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर किसकी तरह है, बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन की तरह ही है। और जो पीछे वाला ये वाला हमारा है, ये वाला हमारा किस टाइप से, ये वाला हमारा लाइक रिडक्टिव एलिमिनेशन, क्योंकि उसमें CH3 बार बार हमें एक मिथाइल चेन मिलता है, यहाँ पे COCH3 मिलेगा। जब भी यहाँ से फाइनली इस रिएक्शन को करेंगे तो ये ब्रेक होकर हमें क्या मिलेगा, COCH3। सो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन की तरह। और ये बीटा हाइड्रोजन सिमिलरली टू ऑक्सीडेटिव एडिशन, सिमिलरली टू ऑक्सीडेटिव एडिशन, सबसे पहले क्या होगा, पहला पॉइंट उसका अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड that should have बीटा हाइड्रोजन। एक तो ये होना चाहिए बीटा हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये किसके द्वारा बना रही, इट इज जर्नली गिवन बाय 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसका मतलब भी समझाएंगे कि 16 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, 18 वाला तो स्टेबल होगा, वो क्यों करेगा सबके, लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो वाले इस ये बीटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन के थ्रू
इसको फॉलो करेंगे। पहला ही में क्या था, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के ऊपर जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन हो, इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन वाला ग्रुप हो, तभी तो बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो पाएगा। अगर अल्फा ही है, उसके अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहाँ से बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर करेंगे हम। सो दोनों पॉइंट वैलिड है। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, तीसरा पॉइंट में क्या करा है, ये सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव एडिशन है, ये पहले बता दिया। लास्ट पॉइंट इसका है, अब लास्ट पॉइंट है बीटा हाइड्रोजन शुड बी सिन पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर, ये एक दूसरे के सिन पेरिप्लेनर होने चाहिए। ये इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए। तो इस रूल रेगुलेशन के बेस पे हम यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल वगैरह लेके देखते हैं किस टाइप से बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर के अंदर एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं। देखो, ये हमारी मेटल है CH, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर हमारा है CH2 और ये H, ये हमारा है बीटा हाइड्रोजन है। सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन है। ये बीटा हाइड्रोजन इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो फाइनली हमें क्या बनेगा, यहाँ पे LNF, फाइनली हमें मिलेगा एक हाइड्रोजन। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा वर्ड आएगा आपके सामने, अगोस्टिक इंट्रैक्शन। अगोस्टिक इंट्रैक्शन, वो भी याद रखना। अगोस्टिक इंट्रैक्शन, अगोस्टिक इंट्रैक्शन का मतलब ये वाला जो इंट्रैक्शन होता है इसको अगोस्टिक इंट्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमें फाइनल, देखो इसके मेटल है, मेटल के साथ अगर बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन अगर ये 16 है, अगर इसकी मतलब इसकी वैलेंस ऑर्बिटल में वैकेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से बीटा हाइड्रोजन के साथ एक इंट्रैक्शन करेगा, जिस इंट्रैक्शन को बोलते हैं हम अगोस्टिक इंट्रैक्शन। सो ये इंट्रैक्शन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा इधर। अगर यहाँ जाएगा तो 18 होने पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद फिर से मेटल डोनेट करने की कोशिश करेगी, मेटल डोनेट करेगी तो यहाँ से तोड़ देगी बॉन्ड को, और हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। सो आई होप ये देखो आपको क्लियरली समझ में आया होगा बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक पार्ट और दो पार्ट और इसमें बचते हैं। एक हमारा होता है होमोजेनियस कैटालिसिस, और दूसरा हमारा होता है मेटलोसिन्स। ठीक है, सो ये जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस। तो इसको लिख लो सही से, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और इस टाइप से ट्रांसफर। ये हमारा एक बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। सो ये कंप्लीट होता हमारा रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा है होमोजीनियस कैटालिसिस। सो कैटालिसिस में क्या होता है कि होमोजीनियस कैटालिसिस में आप लोगों को जैसे विल्किंसन कैटालिसिस है, हाइड्रोजनेशन के लिए काम आता है। ठीक है, सो विल्किंसन कैटालिसिस की साइकिल हम यहाँ देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले होमोजीनियस कैटालिसिस के कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अगर बेसिक टर्म्स क्या क्या है वो एक बार देखते हैं। तो बेसिक टर्म में हम देखेंगे सबसे पहले टर्नओवर नंबर। सबसे पहला हमारा टर्नओवर नंबर। सो टर्नओवर नंबर में हम क्या देखते हैं, पहली यहाँ कंडीशन क्या है, टर्नओवर नंबर। सो टर्नओवर नंबर क्या है, टर्नओवर नंबर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन और आती है टर्नओवर नंबर के बाद दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पे होती है टर्नओवर, पहला टर्नओवर नंबर, दूसरा टर्नओवर नंबर, फर्स्ट है टर्नओवर और तीसरा है टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीजें हमें पता होना चाहिए। टर्नओवर का क्या, टर्नओवर का मतलब होता है एक लूप पूरी होना, वन लूप, इसको कहते हैं टर्नओवर। अब दूसरा टर्नओवर नंबर की, टर्नओवर नंबर का मतलब क्या होता है कि जब तक हमारा कैटालिस्ट खत्म नहीं हो, जब तक कितने साइकिल पूरे किए, उसको बोलते हैं टर्नओवर नंबर ऑफ साइकिल बिफोर completing the कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का पूरा होने से पहले कितनी साइकिल होती है उसको बोलते हैं टर्नओवर नंबर। अब टर्नओवर फ्रीक्वेंसी किसके कहते हैं, टर्नओवर नंबर डिवाइड बाय टाइम सेकंड इनवर्स। टर्नओवर नंबर डिवाइड बाय सेकंड इनवर्स, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। सो इसका हम एक बेसिक सी चीज देखते हैं। जैसे हमारे पास एक यह कॉम्प्लेक्स है R,
आर है हमारा, ये एक्स में कन्वर्ट होता है और एक्स हमारे पास वाई में जाता है और वाई हमारे प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट वापस से आर में आ जाता है, कैटालिसिस सी आया और कैटालिस्ट यहाँ से सी से बाहर हो गया। सो ये एक कैटालिटिक साइकिल आपके सामने है। इस कैटालिटिक छोटी कैटालिटिक साइकिल से हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये एक छोटी सी कैटालिटिक साइकिल है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, देखो ये देखो टर्न ओवर, टर्न ओवर का पहले कैसे एक लूप पूरी होती है उसको बोलते हैं टर्न ओवर, ठीक है। ये लूप पूरी हुई, यहाँ से हमें एक जैसे कैटालिस कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया जैसे विल्किंसन जो आगे कराएंगे उसमें पता चलेगा। इसके अंदर हमने एक कैटालिसिस ऐड किया, सी ऐड किया, इससे हमें एक्स मिला, एक्स से हमारा वाई गया, वाई से हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट से कन्वर्ट होते ही जब फाइनली वापस वहाँ आएगा, इसके बाद हमारा कितना रिमेनिंग कैटालिसिस में तो बाहर निकला। इस एक लूप को बोलते हैं टर्न ओवर। दूसरा टर्न ओवर नंबर क्या है कि ये पूरा होने इस टाइप से कितनी बार ये कैटालिस्ट फिर आएगा, कैटालिस्ट खत्म नहीं होगा उससे पहले तक कितनी ये साइकिल पूरी करता है उसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, के टर्न ओवर नंबर को किस रेट से किस दर से हमारी टर्न ओवर नंबर पूरे हो रहे हैं, कैटालिस्ट कितना फास्ट खत्म हो रहा है, कितना जल्दी कंज्यूम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टर्न ओवर नंबर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, विल्किंसन कैटालिसिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट में देखो ये हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग चीज़ें ली हमने, जैसे लीगेंड है, ये भी लीगेंड है, ये Cl है और लीगेंड हमारा क्या है PS3, ठीक है। सो ये हमारा रिहीनियम मेटल के साथ इनिशियली हमने ये लिया, स्टार्ट किया यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट करके सबसे पहले क्या किया था, H2 नॉन पोलर सिन एडिशन, ये इसकी कंडीशन होती है, H2 नॉन पोलर सिन एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ सबसे पहले। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों हुआ कि मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी और इसके अंदर देखो 4 ही लिगेंड स्पेस है, इजीली ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। अभी आपको बताता ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है सिन एडिशन में, मतलब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के इस टाइप से सिन एडिशन में आएंगे। अगर दोनों सिन एडिशन में आएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या, लिगेंड डिसोसिएटिव और कोऑर्डिनेशन ऑफ ओलिफाइंस। सेकंड स्टेप ये क्या करता है कि ये वाला एक लिगेंड को रिप्लेस करके हमने CH2CHR ये लिगेंड ये हमने ऐड किया, इसमें एक हमारे लिगेंड को रिमूव कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा, एक लिगेंड दो लिगेंड, ये लिगेंड यहाँ से निकल गया, तीसरा उसकी जगह ये हमारा CH2CH ये आ गया है। अगर ये हमारा आता है उसके बाद इसके नेक्स्ट क्या होता है, 1-2 इंसर्शन। देखो हमारी सारी रिएक्शंस इसमें लग रही है, रिएक्शंस जो हमने किए सारी 1-2 इंसर्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब 1-2 इंसर्शन का मतलब क्या हुआ, 1-2 इंसर्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा लिगेंड दोनों लिगेंड तो है यहाँ पे, लेकिन ये हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारा मूव करके यहाँ जाता है CH2CR, ये वाला यहाँ अटैक करके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से इसके अंदर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड से सिंगल हो जाएगा। इस टाइप से ये क्या हो गया, 1-2 रेट डिटरमाइनिंग, 1-2 इंसर्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो ये हमारा स्टार्ट करते हैं विल्किंसन कैटालिसिस को, यहाँ से ये विल्किंसन कैटालिसिस है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एक H2 नॉन पोलर का सिन एडिशन कराएंगे। सिन एडिशन का मतलब दोनों एक साइड होंगी। ये सिन एडिशन कराने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि ओलिफेनिक कोऑर्डिनेशन, ओलिफेनिक इसके अंदर ऐड करेंगे बाय रिमूविंग 1 लिगेंड। एक लिगेंड हमने यहाँ से रिमूव किया और उसकी जगह ये ऐड कर दिया। अगर ये ऐड कर दिया तो अब ये ऐसे तो कुछ इसका यूज नहीं आ रहा। इसके बाद क्या है कि इनका 1-2 इंसर्शन कर हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ से इस डबल बॉन्ड के बजाय एक सीधा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की वजह सिग्मा बॉन्ड से यहाँ अटैच हो जाएगा, तो CH2R ये ऐड हो गया। उसके बाद हमने जो लिगेंड रिमूव किया था वो लिगेंड वापस दे दिया। वो लिगेंड वापस देंगे तो इसके बाद इस लिगेंड के देने की वजह से क्या होगा कि ये वाला प्रोडक्ट हमें फाइनली बाहर नहीं मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट हमारा एज ए प्रोडक्ट के में रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ये हमें बाहर मिलेगा और वापस से इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। हमें फाइनली वापस जो हमारा इनिशियली विल्किंसन कैटालिसिस जो लिया था वो का वो वापस मिल जाता है। ये हमारा होता है कैटालिटिक साइकिल ऑफ विल्किंसन रिएक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो आप लोग बताता हूँ, विल्किंसन कैटालिसिस लेंगे जिसके अंदर 3 लिगेंड होंगे, 1, 2, 3 और एक Cl होगा। लिगेंड क्या है, PPS3। विल्किंसन RH के साथ 3 लिगेंड, एक Cl, PPS3। उसमें क्या किया हमने, 2 हाइड्रोजन लेके आते हैं, दोनों हाइड्रोजन को ऊपर से सिन एडिशन करा देते हैं। अगर सिन एडिशन उनका करा दिया वहाँ से, तो सिन एडिशन कराने के बाद दूसरा क्या होगा कि एक लिगेंड को रिमूव करेंगे हम। इधर लिगेंड किया क्या, ओलिफेनिक
कोऑर्डिनेशन से ओलिफिन CH2 डबल बॉन्ड CHR, तो इसके अंदर एक को रिमूव करा देंगे, ये पाई बॉन्ड से हमारा RH के साथ अटैच हो जाएगा, लिगेंड यहाँ से रिमूव करेगा, अब पाई बॉन्ड से अटैच हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था इंसर्शन और माइग्रेशन। इंसर्शन और माइग्रेशन में क्या है कि वहाँ से एक हाइड्रोजन मूव करके CH के पास CH2 हो जाएगा और वो पाई बॉन्ड के बजाय सिग्मा से कोऑर्डिनेट कर लेगा हमारे RH के साथ। ये हो गया 1-2 इंसर्शन। अब 1-2 इंसर्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, एक लिगेंड उसके साथ वापस आता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है। लिगेंड अपनी मतलब रिटेन कर लेगा जगह को और रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजनेशन करा दिया किसका, CH2 डबल बॉन्ड CHR का। इसका हाइड्रोजनेशन हुआ ना, सीधा सीधा नहीं, लेकिन ये विल्किंसन कैटालिसिस साइकिल के थ्रू आपका हाइड्रोजनेशन हो गया है। अब वो लिगेंड वापस आ गया, हमें प्रोडक्ट में हाइड्रोजनेटेड ओलिफिनिक ये मिल गया हमारा। उसके बाद जो हमारा लिगेंड ऐड हुआ तो वापस से हमारा सेम विल्किंसन कैटालिसिस जो इनिशियल पॉइंट पे लिया था वही मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर है विल्किंसन कैटालिसिस का। अब इसके अंदर कुछ चीजें इसकी लेते हैं। अब विल्किंसन कैटालिसिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं कि जैसे कि हमें ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है इसकी, जैसे हमारी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है विल्किंसन कैटालिसिस में। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जैसे कोई भी रिएक्टिव अल्कीन है, ये डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। सो हाइड्रोजनेशन के अंदर सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में देखो सिंपल सी लेंगे हम, सिंपल जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर। सेकेंड क्या कहता है, सिस वाला होगा, दोनों हाइड्रोजन होंगे। तीसरा क्या कहता है, ये वाला हो गया। और लास्ट में हमारा सबसे लास्ट क्या होगा, जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप ये होंगे। ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। इसको अच्छे से समझने के लिए क्या है कि जैसे ही हमारा इसके अंदर मिथाइल ग्रुप R ग्रुप की जगह कोई बल्कि ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन होगा, फिर CH3 होगा, फिर उससे बड़ा कोई ग्रुप होगा, फिनाइल होगा, तो जैसे जैसे बल्कीनेस इसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कैटालिटिक साइकिल के अंदर उसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फर्स्ट रिएक्ट करेगा, जिसके अंदर स्मॉल ग्रुप होंगे, छोटे ग्रुप होंगे, ईजिली इसके साथ रिएक्ट करेगा। उसकी वजह क्या है आप लोग यहाँ से देखिए, इसके अंदर जैसे पहले ही इतना क्राउडेड एरिया है, क्राउडेड एरिया के अंदर अगर हम कुछ बल्कि ग्रुप यहाँ से लेके आ रहे हैं, जैसे CH ये दोनों हाइड्रोजन, इसमें एक R ग्रुप है, बट अगर यहीं चारों हाइड्रोजन होता तो इतना फास्ट रिएक्शन ये नहीं हो पाता। क्योंकि देखो यूजुअली देखो कि यहाँ इस क्राउडनेस के पास कैसे पहुँच पाता है, क्राउडनेस के पास पहुँच नहीं पाता, ये इंट्रैक्शन बहुत कम होता। 1-2 इंसर्शन में भी दिक्कत आती, क्योंकि ये भी बल्कि बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये भी बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के साथ टकरा जाते कहीं। सो ये चीज़ें यहाँ से हमें बता देती है कि ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, ये हमें बताता है। ठीक है, सो यहाँ हमारा खत्म होता है विल्किंसन कैटालिसिस। उसके बाद क्या होता है, मेटलोसिन्स, जिसके अंदर हम एक छोटा सा देखते हैं, जेसिस साल्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है मेटलोसिन्स। सो मेटलोसिन्स में सबसे पहले एक हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेते हैं, जेसिस साल्ट। जेसिस साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, PtCl3 CH2 -1 पोटाशियम प्लस। ये इसका जेसिस साल्ट का स्ट्रक्चर होता है। आई होप आप लोगों को ये पता ही होगा, जेसिस साल्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने बहुत सही से। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है, ये 5 बॉन्डिंग है, 5 बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर इसका स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका स्क्वायर प्लेनर है और इसकी सारी PtCl बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, सारी PtCl बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। ये सारा ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले डायरेक्ट जेसिस साल्ट के बारे में भी, क्योंकि जैम का लेवल का है, नेट का लेवल होता है जेसिस साल्ट के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ाते हैं, बट जैम में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है DMG रूल। नेक्स्ट हमारा होता है DMG रूल, यह भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो मेटलोसिन में। DMG रूल, DMG रूल क्या कहते हैं, देखो DMG रूल हमें बताते हैं, DMG रूल हमारे कि रिएक्शंस ऑफ मेटल बॉन्डेड एल्कीन्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल बॉन्डेड एल्कीन, किसी भी मेटल के साथ कोई अल्किन बॉन्डेड है तो उसकी रिएक्शंस DMG रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी। अब DMG रूल क्या कहता है, देखो DMG रूल कहता है, DMG रूल क्या कहता है, कोई भी अल्कीन होगी तो सबसे पहले इधर देखते हैं हम ओपन और यहाँ पे हमारी क्लोज्ड।
दो ही टाइप की होंगी। सो ओपन में इवन, दूसरा ओड, और यहाँ पे भी इवन और ये ओड। ये हमारे हैं डीएमजी, ये हमारे क्या है डीएमजी रूल। सो ये डीएमजी रूल हैं, तो इनके अंदर अभी एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताएं। सो वो कैसे होंगे, सबसे पहले इवन इवन, दूसरे ओड ओड। सो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डाल रहा हूँ, जैसे ये है, ये है, ये है एक, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ये है एक हमारे पास ये दे रखा है, एक हमारे पास ये दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास एक और बचती है हमारी, ये है। सो ये हमारा डीएमजी रूल के अकॉर्डिंग, डीएमजी रूल के अकॉर्डिंग ये सारी अल्कीन्स हैं। इन सब अल्कीन्स को हमें डीएमजी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि जो रिएक्शंस हमारी रिएक्शंस ऑफ मेटल, उनका ऑर्डर क्या होगा, कौन सी पहले और फास्ट रिएक्ट करेगी। सो उसके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ओपन इवन। देखो सबसे पहले ओपन इवन, देखो इवन में जिसमें डबल बॉन्ड, ये ओपन और इवन होगी। ओपन इवन बट छोटे वाली, ठीक है, ओपन इवन सबसे छोटी पहले ये होगी, सबसे ज़्यादा रिएक्ट ये करेगी। उसके बाद हमारा दूसरी रिएक्ट ये करेगी, ये भी हमारी ओपन है और इवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी देखते हैं, नेक्स्ट हमारी है नेक्स्ट हमारा ये है ओपन इवन। तो तीन हमारी ये हो गई है ओपन इवन की। उसके बाद ओपन इवन की है तीनों की तीनों। उसके बाद हमारी आती है ये हमारी होगी क्लोज्ड इवन। ये हमारी कैसी होगी, क्लोज्ड इवन, ठीक है। क्लोज्ड में क्या होगी, जो बड़ा होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू छोटा, ठीक है। सो ये होगी हमारी क्लोज्ड इवन, क्लोज्ड इवन की। ये होगी हमारी ओपन इवन की, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी हमारी ओपन ओड, ओपन ओड। सो उसके बाद ये छोटे वाला, फिर उसके बाद ये, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगी हमारी क्लोज्ड ओड ओपन 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 ओड, और ये हो जाएगी क्लोज्ड ओड। ओड मतलब 5 मेंबर्ड है, वो 4 मेंबर्ड है, वो 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर ये ओपन ओड है 1 2 3 मेंबर। यह हमारी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, यह भी इवन है, ये भी इवन है। सो ओपन इवन, ओपन ओड, ये क्लोज, ये हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा, ये हमारे रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एल्कीन्स का, ठीक है। ये हमारी डीएमजी रूल है, तो इनको याद रखना। डीएमजी रूल इतने ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कहीं भी, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। ओपन ओड, ओपन ओड, हाँ 2 4 5, ठीक है 2, ठीक है, हाँ ये हमारे डीएमजी रूल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट छोटे से 2 पॉइंट बचते हैं, उनके बाद ही इसको हम इसको फिनिश करते हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक को। कुछ 1 2 पॉइंट और बचते हैं, उनको लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हाँ इसी के अंदर है, इसी के अंदर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा निक्लोसिन्स। निक्लोसिन्स के अंदर क्या देखते हैं हम, निक्लोसिन्स नेक्स्ट हमारा है निक्लोसिन। निक्लोसिन में देखो क्या होता है, निक्लोसिन में एक हमारा साइक्लोपेंटाडाइनिल है, निकल है, और ये भी हमारा साइक्लोपेंटाडाइनिल है। सो ये निक्लोसिन का एक कॉम्प्लेक्स हमने बनाया। निक्लोसिन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है,
20 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, नॉट इसमें है 20 इलेक्ट्रॉन। सो इसको 20 इलेक्ट्रॉन निक्लोसिन है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव इसकी रिएक्शंस कौन सी होंगी वो बता सकते हैं यहाँ से। और निक्लोसिन का एक इंपॉर्टेंट क्या है कि साइक्लो इसको रिमूव करके ये हमारे अंदर एक रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टूलमैन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके रिगार्डिंग इसको बताते हैं, पहले ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, 20 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। और इसके बाद इसके क्या होता है, उसके अंदर एक रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग निकल की, किसकी प्रेजेंस में होगी ये, इसको अगर अन्नों की प्रेजेंस में कराएं तो ये हमारा निकल, इसको बोलते हैं मिल्कमैन स्टूल। ये आप लोग याद रखना, मिल्कमैन स्टूल किसको कहते हैं, और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, और ये स्टेबल भी है, और ये डायामैग्नेटिक भी है। ये कैसा है, डायामैग्नेटिक भी है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, ठीक है। सो ये डायामैग्नेटिक भी होगा। देखो सबसे पहले तो ये क्या था, पैरामैग्नेटिक था, 18 की बजाय 20 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, और इसके अंदर ये पैरामैग्नेटिक था, बट इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है मिल्कमैन स्टूल। यही आप लोगों का अगर निक्लोसिन में देखा तो इंपॉर्टेंट यही बनता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि स्ट्रक्चर कौन सा होगा, मिल्कमैन स्टूल का, ठीक है। मिल्कमैन स्टूल का हम यहाँ से स्ट्रक्चर देखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, डायामैग्नेटिक है, दैट्स क्लियर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं फेरोसिन के बारे में। फेरोसिन, अब फेरोसिन के अंदर क्या होता है, एक इक्लिप्स होती है, एक स्टैगर्ड होती है, वो हमारी स्टीरियो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, क्योंकि फेरो आयरन यहाँ पे Fe हमारा 8 देगा, 5 5 10 18 हो जाएगा। ये डायमैग्नेटिक भी है, डायमैग्नेटिक भी है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी करता है। तो सिमिलरली ये हमारा इसको फेरोसिन कहेंगे। कुछ इसकी रिएक्शंस होती हैं वो आप लोग देख सकते हैं, रिएक्शंस में से असाइलेशन, अल्काइलेशन, मिथाइलेशन, ये सब चीज़ होंगी, जिसके अंदर कौन कौन से रिएजेंट, और रिएजेंट के अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ में भी जो रिएजेंट्स पढ़ाएंगे सर वो भी आपको कराएंगे कि इसके अंदर फेरोसिन, निक्लोसिन, इनकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, अल्काइलेशन, इथाइलेशन, मिथाइलेशन, जो भी होगा वो सारा एसिड बेस और किसके साथ रिएक्शन होगी, वो सारी रिएक्शंस वहाँ कवर होंगी। लेकिन ये डायमैग्नेटिक होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इतना ही है। और इसके बाद कौन कौन से इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसके अंदर हो जाते हैं Sp2 वनेडियम, Sp2 क्रोमियम, Sp2 Mn अनस्टेबल होता है, ठीक है, Sp2 कोबाल्ट, ETC, ये सारे के सारे और आप लोग देख सकते हो। सो ये सारा का सारा मेटलोसिन, फेरोसिन और ये निक्लोसिन में कवर होता है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर के अंदर मोस्टली ऑर्गोनोमेटल है लगभग कंप्लीट आप लोगों का। सो ये सारी चीज़ आप लोग घर जाके पढ़ना इसको अच्छे से, कुछ डाउट हो तो देखना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस हो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रेगमेंट DNA आइसोलोबल विद CH, नीचे दे रखी इसमें से कौन सी होगी आइसोलोबल CH के। तो अभी हमने बताया था CH का, हम सबसे पहले क्या देखें, कार्बन और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का जोड़े हैं, 4 + 1 कितना आया हमें 5। 5 में कितने एडिशन के बाद ऑक्टेट पूरा करता है, 3। 5 में 3 के बाद ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ये 8 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से देखें तो कौन सा बनेगा हमारा D9Ml, जैसे हमने देखा था कोबाल्ट CO3, क्या था नाम, तो CO इसका था 9 + 3 × 2 6 15, ये आ गया था 15। 15 में कितना ऐड करें, 3 ऐड करें तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। दैट मीन्स इसका राइट आंसर हो गया C कैसे हुआ आप लोग देख सकते हो, C इसलिए हुआ क्योंकि ये इसमें वैलेंस, इसमें 5 है, इसमें 15 है, इसको भी 3 की जरूरत है, इसको भी 3 भाई, ये इसका आइसोलोबल है, ठीक है। सो क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन और देखते हैं, द वैल्यू ऑफ CO स्ट्रेचिंग, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 4 ये दे रखा। अब हमारे को क्या दे रखा, देखो सबसे पहले नंबर 1 में दे रखा NiCO4, CO, ठीक है। अब निकल एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं, सो ये हो जाएगा NiCO3, CO PME3,
थ्री, PME3। सेकंड हमारा ये हो जाएगा। और थर्ड में क्या दे रखा है, और भी इंटरेस्टिंग है थर्ड, NiCO PME3। सो ये हमारा तीसरा है। अब यहाँ से सिंपल सा पूछ रखा है कि कौन सा ट्रेंड CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का फॉलो करेगा, तो वो आप लोगों को निकालने में आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। डाउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत इजी है निकालना। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है कि पीएमई ग्रुप है, पीएमई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मेटल का चार्ज न्यूट्रल हो रहा है, मतलब इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों इस सीओ की तरफ से ऐसे इस सीओ को अपनी तरफ खींचेगा, क्यों इस सीओ को खींचेगा, किसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो एज कंपेयर टू दिस वन इसके अंदर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति ज़्यादा हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे जितने चाहिए। तो यहां क्या करेगा, इससे खींचेगा, इससे ये खींचेगा, ठीक है, ये इधर इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट खींचेगा तो क्या होगा, ये दोनों C डबल बॉन्ड O, ये इन दोनों के बीच में टेंशन पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा खींचेगा। इसमें एक PME3 डोनेट करने वाला है, इसको पहले से ही डोनेट कर रहा है, तो इसकी कंपैरिजन में इनको कम खींचेगा। इसमें दो PME3 दे रखे हैं, तो दोनों के दोनों डोनेट करेंगे तो सबसे कम इसको खींचेगा। तो यहाँ पे जो ये CO है, ये दोनों, इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे लेस होगी और इनकी सबसे ज़्यादा हाई होगी। सो एक नंबर की सबसे ज्यादा, दो नंबर की उससे कम, तीन नंबर की उससे कम। सो 1 2 3 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इस टाइप से आप लोगों को देखना है कि कौन सा पाई एक्सेप्टर है, कौन सा सिग्मा डोनर है। अगर आप लोगों को ये पता चलता है कि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो उसके बेस पे हम आसानी से ये चीज बता सकते हैं कि हमारा कौन सा उससे हम इजीली ये समझा सकते हैं कि भाई यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ रही है, CO की। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट डालना हो तो वो पूछ लेगा MC, मेटल और कार्बन की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर मेटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है CO की, या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है मेटल कार्बन की, दोनों का आप ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन को फंसाएगा तो CO और मेटल कार्बन दोनों इनमें फंसा देगा। आप लोग एक ही ट्रेंड से करके जाओगे CO वाले से, बट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो ट्रेंड उसका चेंज हो जाएगा, ये फोकस में रखना, ठीक है। सो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग क्या, देखो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया उसका एक ओवरव्यू सा लेते हैं, ताकि आप लोग जाके घर अच्छे से कर सके। तो सबसे पहले क्या किया हमने मेटल क्लस्टर देखे, मेटल क्लस्टर, इसकी प्रॉपर्टीज देख ली, इसकी प्रॉपर्टीज देखी, क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के बाद इसके अंदर हमने क्या देखा, लो न्यूक्लियरिटी वाले LNCC, मेटल मेटल बॉन्ड देख लिया, फिर HNCC, यहाँ से भी हमने मेटल मेटल बॉन्ड देखे, वाडे रूल, इसको बोलते हैं वाडे रूल, ये भी याद रखना, वाडेज रूल, ये कंप्लीट कर लिया। वाडेज रूल के बाद हमने क्या देखा था, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस देखी, चारों टाइप की रिएक्शंस हमने कंप्लीट किए। रिएक्शंस के बाद हमने क्या देखा है, रिएक्शन के आइसोलोबल एनालॉजी देखी, आइसोलोबल एनालॉजी देख लिया है। आइसोलोबल एनालॉजी के बाद हमने और क्या किया इसके अंदर, आइसोलोबल एनालॉजी के बाद क्या किया है, ये सारी चीजें हमने मेटलोसिन, आइसोलो, फेरोसिन, निक्लोसिन देख लिया, DMG रूल, होमोजेनियस कैटालिसिस, इसके अंदर हमने विल्किंसन कैटालिसिस देखा, विल्किंसन कैटालिसिस देख लिया। रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया। उसके बाद देख लिया हमने फेरोसिन, नहीं इससे पहले भी कुछ देखा हमने, विल्किंसन कैटालिसिस, रिएक्टिविटी ऑर्डर, और क्या देखा था, आइसोलोबल एनालॉजी देख लिया, ऑर्गेनोडल रिएक्शन, हाई न्यूक्लियरिटी, लो न्यूक्लियरिटी, वाडे रूल, और विल्किंसन कैटालिसिस से पहले हमने DMG रूल, हाँ इसी के साथ एक हम करते हैं DMG रूल कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद हमारा क्या है, मेटलोसिन्स, निक्लोसिन्स,
फेरोसिन, ये सारी चीज़ें हमारी आज का ओवरव्यू है जो हमने किया है। ये सब चीज़ें की है, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से कंप्लीट होती हैं। सो उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हमारा ये ऑर्गेनोमेटालिक का ये वाला पार्ट यहाँ से फिनिश होता है ऑर्गेनोमेटालिक का। और आई होप ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर जितना, हाँ इसमें एक जेसी साल्ट और लिख लो थोड़ा, जेसी साल्ट, इम्पोर्टेंट है। जैसे साल्ट की बॉन्ड लेंथ थोड़ा क्वेश्चन जरूर याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, नेट जीआरएफ में पूछा गया है, यहाँ पे भी आपको पूछा जा सकता है। सो ये सारा आज का हमारा यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, सारे डाउट्स आपके दूर हुए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या इसके PYQ सॉल्यूशन के साथ। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी, इसके अंदर क्वेश्चन बैंक हमारा बचता है, आप लोगों को पूरा PDF नोट्स और इसके DPP मिल जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिवेटेड, एनर्जी के साथ रहो, बिंदास रहो, आगे बढ़ते रहो, और आप लोगों के साथ हम ऐसे ही बने रहेंगे, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक अच्छे से तैयार करके आप लोगों को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर महिपाल साइनिंग ऑफ।